हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम यूपी स्पेशल का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल यानी कि बात करें जो जीके है उसको कवर कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग ये हमारा जो क्लास है ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसमें हमने बेसिक कुछ बातें डिस्कस करी थी। ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो है यहाँ पे जनगणना से संबंधित कुछ पहलुओं को देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला बिंदु क्या है। जनगणना जो है 1931 में अंग्रेजों द्वारा अंतिम जाति आधारित जनगणना जो है कराई गई थी। तो अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज में पूछा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा जाति आधारित जनगणना कब कराई गई थी, तो ये इसका आंसर होगा 1931 में। क्योंकि अभी हाल ही में देखेंगे तो ये जो है बड़ा न्यूज में रहा है, यानी कि जाति आधारित जनगणना बहुत ही न्यूज में रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो जनगणना 2021 में होनी थी, जिसे क्या है अनिश्चित काल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। ये कौन सी जनगणना होनी थी? ये 16वीं जनगणना होनी थी। लेकिन अगर आज़ादी के बाद बात करें तो ये जो है 8वीं जनगणना होगी। जब भी होगी तो मान के चलिए 2021 में होना था तो इसे रद्द कर दिया गया है, नहीं हुआ है। लेकिन जब भी होगी तो वो 16वीं जनगणना होगी। लेकिन आज़ादी के बाद कौन सी होगी? तो ये 8वीं जनगणना होगी। ठीक है। ये देखिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में ही बात किया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यानी कि जो हमारे अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से 18 भाषाओं में जो है जनगणना ये जो है आयोजित की जाएगी। होपफुली आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या देख सकते हैं। पुरुषों की जनसंख्या देख रहे हैं 52.28% है। महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पे 47.72% है। फिर अगर हम एससी की बात करें, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब की बात करें, तो यहाँ पे जो एससी पॉपुलेशन है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की आबादी? तो उत्तर प्रदेश की आबादी टोटल जनसंख्या का 16.51% है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अब फिर अगर हम आज़ादी के बाद के बारे में अगर बात करें, आबादी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। फिर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बिहार यहाँ पे आता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, क्योंकि मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। बढ़ते हम आगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक भारत की जनगणना और जो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना का जो तुलनात्मक यहाँ पे जो है अध्ययन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करें, यानी कि 2001 से लेकर के 2011, यानी कि पिछली जनगणना और लेटेस्ट जनगणना जो हुई थी 2011 में, उसमें अगर 10 की वृद्धि दर देखी जाए तो टोटल भारत की जो जनगणना में जो 10 की वृद्धि हुई थी 17.7% की हुई थी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.23% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है। फिर अगर यहाँ पे शहरीकरण को देखें तो 31.15%, और यही भारत, ये तो भारत में हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22.28% ही टोटल जो जनसंख्या घनत्व है तो 382 है। और यहीं पे उत्तर प्रदेश का 829 है। अगर हम यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करें, यानी कि लिंगानुपात की बात करें, तो यहाँ पे 943 है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो है 912, यानी कि क्या है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, इसको जो है लिंगानुपात के रूप में देखा जाता है कि महिलाओं की प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? भारत के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर वहीं देखा जाए प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 912 है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर यहाँ पे शिशु, यानी कि जो
जो बच्चे हैं उनके लिंगानुपात की बात करें तो 918 है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और यही 902 उत्तर प्रदेश की है। फिर यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें, यानी कि जो साक्षरता दर है, ये भारत में कितनी है, टोटल जो है अगर हम बात करते हैं 74.04% यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है साक्षरता दर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है, 67.72%। फिर यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% जो है यहाँ पे, ये जो है पुरुषों की यहाँ पे साक्षरता दर है। और उत्तर प्रदेश में जो है 77.28% पुरुष जो है लिटरेट है। महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 65% यहाँ पे महिला साक्षर दर है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 57.18% यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे अगर याद रखने वाली बात ये है तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के ये 3 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और 10 की वृद्धि दर ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से आप 4 पॉइंट इनको याद रख सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनगणना की कुछ जो जिले आधारित जो रैंकिंग है उनके अनुसार हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिलेवार आंकड़े देख लेते हैं। जनसंख्या के अनुसार जिले की जो है रैंकिंग क्या है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ आबादी भी रहती है वो कौन सा जिला है, वो है प्रयागराज, ठीक है। शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले जिसे मैंने पहले बताया प्रयागराज है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, यानी 5वें नंबर पर लखनऊ आता है। तो आपको ये मैच करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको तो आपको याद करके ही जाना है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है महोबा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर शीर्ष, यानी कि जिससे कि हमने शीर्ष आबादी वाले जो जनसंख्या हमने देखे थे जिले, अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूनतम 5 आबादी वाले कौन से जिले हैं। सबसे पहले जैसे आएगा महोबा, फिर दूसरे पे आएगा चित्रकूट, फिर तीसरे पे आएगा हमीरपुर, श्रावस्ती एंड ललितपुर। ये 2 पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे साक्षरता आधारित जिले की जो रैंकिंग है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है। इसको आपको याद रखना है, इसी को ही नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 जो शीर्ष साक्षरता दर वाले जो जिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ये देख सकते हैं। न्यूनतम वाला कौन सा है, तो न्यूनतम यहाँ पे साक्षरता दर है श्रावस्ती की, ठीक है। फिर न्यूनतम जो 5 सर्वाधिक जो यहाँ पे न्यूनतम जो साक्षरता दर वाले जिले हैं, जिसमें से श्रावस्ती, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर, बदायूं और अंतिम में आएगा 5वें पे रामपुर। तो इनको भी आपको याद रखना है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया तो आपको याद रखना है, इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अब जो ये वाला पॉइंट है ये आपसे मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है जो आपसे मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। सेम इसी प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं ये भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं इनसे भी आपको पूछा जा सकता है। यानी कि ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व वाला जो है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले में जो रैंकिंग है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे गाजियाबाद के आती है, दूसरे पे वाराणसी, तीसरे पे लखनऊ। फिर यहाँ पे जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। इसको भी आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है। अगर आप एक से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ साथ तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे जो उच्चतम लिंगानुपात है वो किसका है, जौनपुर का है। यहाँ पे आप देखेंगे 1044 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है, सॉरी 1024 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 जो महिला हैं यहाँ पे अधिक हैं, यानी कि 1024 महिलाएं हैं। ये सबसे लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जिला कौन सा हो जाएगा, जौनपुर। फिर इसके बाद 1019 आजमगढ़, फिर इसके बाद देवरिया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर, जिसे मैंने बताया था ये जिसे नोएडा भी कहा जाता है, 851 है, बागपत और हमीरपुर, ठीक है। उच्चतम यहाँ पे क्या है,
950 और न्यूनतम है बागपत का 841। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे न्यूनतम किसका यहाँ पे लिंगानुपात है, तो यहाँ पे बागपत होगा, क्योंकि यहाँ पे 841 है, प्रति 1000 पुरुषों पे 841 महिलाएं यहाँ पे हैं। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे तैयार रखना है। फिर यहाँ पे अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे है सीतापुर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाला जिला की अगर हम रैंकिंग बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या की जो रैंकिंग के आधार पे अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति निवास करते हैं सीतापुर है, फिर दूसरे पे प्रयागराज आता है, फिर तीसरे पे हरदोई आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे कम जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, तो यहाँ पे बागपत है। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। यहाँ पे क्या है, एसटी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कौन सा जिला है, वो है सोनभद्र। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले की अगर हम रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, सोनभद्र, फिर बलिया, फिर यहाँ पे देवरिया। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे तैयार करना है। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला मैंने पहले बताया यहाँ पे है बागपत, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें से देखिए कॉमन बात क्या निकल के आ रही है, अगर हम इसके कॉमन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी बागपत है, और यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भी बागपत ही है। तो आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यानी कि बागपत में एससी पॉपुलेशन और यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन में न्यूनतम कौन से जिले का स्थान आता है, तो यहाँ पे बागपत, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, शहरी ग्रामीण यहाँ पे जनसंख्या को देख लेते हैं। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, 67.6% है। और यहाँ पे अगर हम इसके रैंकिंग के आधार पर बात करते हैं, तो गाजियाबाद, फिर यहाँ पे लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर एंड मेरठ। ठीक है, फिर श्रावस्ती, ये यहाँ पे न्यूनतम है, 3.5% में इसमें सबसे कम है। फिर अगर कम की बात करते हैं, अगर रैंकिंग के आधार पर बात करें, श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, फिर इसके बाद प्रतापगढ़। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू रहना चाहिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखेंगे प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन तो जनगणना से पूछे जाते ही हैं। फिर अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं, यानी कि 2001 से लेकर के और लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसकी अगर 10 की वृद्धि दर, तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की हुई थी, यानी कि नोएडा की 49.1% की यहाँ पे 10 की वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, उच्चतम वृद्धि दर है। इसके बाद किसका स्थान आता है, इसके बाद जो है गाजियाबाद का स्थान आता है, यानी कि पहले पे गौतम बुद्ध नगर है और दूसरे पे क्या है, गाजियाबाद है। ठीक है, फिर अगर इसके रैंकिंग के आधार पर बात करें, तो फिर यहाँ पे जीबी नगर, गाजियाबाद, तीसरे पे आपको याद रखना है श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो है ये तीसरे पर आता है। ठीक है, कानपुर नगर की 10 की वृद्धि दर सबसे कम थी, यानी कि जो कानपुर नगर था उसमें क्या है 9.9% की गिरावट देखने को, मतलब गिरावट क्या, इतनी ही जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, जिसमें से सबसे कम कानपुर नगर की है। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एकदम ये जो पूरा एक्चुअल में जो फैक्चुअल डेटा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, धर्म के आधार पर देखे जा सकता है। धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, फिर इसके बाद मुस्लिम, इसके बाद सिख, ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा हिंदू की है, फिर सबसे लास्ट में किसकी है, बौद्ध धर्म वालों की जो है सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, अगर हम जनजातियों की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पॉपुलेशन आबादी का कितना है, 0.6% है। और जिसमें से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पे है थारू जो जनजाति है, उनकी जनसंख्या सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति अपने मृत परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के दिन के रूप में दिवाली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं
फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जैसे पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया कि सोनभद्र, बलिया और जो है देवरिया। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? बागपत। और यहाँ पे ही मैंने बताया था SC एंड ST की जो पॉपुलेशन है सबसे कम यहीं पे ही पाई जाती है, तो ये कौन सा जिला है? बागपत है। ठीक, अब यहाँ पे बात हुई है ये सबसे बड़ी जनसंख्या समूह है ST में, तो यहाँ पे हम थारू जनजाति के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की भारत नेपाल सीमा, यानी कि भारत और नेपाल सीमा के पास जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जैसे बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत पर तराई मैदान में रहने वाले स्वदेशी लोगों का एक जाति समूह है। यूपी में थारू की कुल जनसंख्या लगभग इतनी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से पुरुषों की भी जनसंख्या दी गई है और महिलाओं के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। लेकिन हमारे लिए ये तो आंकड़ा नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि थारू जो जनसंख्या है ये यहाँ पे इतने डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे जो है रहती है कुल जनसंख्या, और भारत नेपाल सीमा वाले जो उत्तर के जो जिले हैं वहाँ पे जो है इनकी जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, तो ये थारू जनजाति के बारे में है। अभी हम और आगे डिस्कस करते हैं जो जो जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर यह जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, फिर बैगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि सोनभद्र जिले में पाई जाती है। आयुर्वेद देवताओं के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वन आधारित आजीविका में ये निपुण है या कुशल है। बुक्सा जनजाति एक बार पूछा हुआ है, तो बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में ही पाई जाती है। यानी कि देखिए सोनभद्र जिले में कौन सी है? बैका जनजाति, बुक्सा जनजाति। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि कॉमन चीजें मिल रही हैं। फिर घासिया जनजाति मुख्य रूप से ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं, तो यहाँ पे 3 चीजें कॉमन हो रही हैं। फिर गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। अगर भारत की जनजातियों में पूछा जाए तो कौन सी जनजाति है? तो ये होगा गोंड जनजाति। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाए तो ये कौन सी होगी? थारू जनजाति। ये जो है सबसे बड़ा जाति समूह है उत्तर प्रदेश का। ठीक, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। ये जो है कृषि और वन आधारित आजीविका में जो है ये निर्भर रहते हैं। कोल जनजाति कहाँ पे? पूर्वी उत्तर प्रदेश के जैसे बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती है। ये भी आप इसके बारे में देख रखते हैं। इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है? मुख्य रूप से बांस और जो टोकरिया उत्पादन में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। खरवार जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। ठीक है, फिर सहरिया जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जैसे झांसी, ललितपुर जिलों में पाई जाती है। मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में संलग्न होते हैं। यानी कि सारी की लगभग जितनी जनजातियां हैं वो कृषि से जुड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे एक जनजाति है कोल जनजाति। ये क्या है? ये कोल जनजाति का एक यूनिक फीचर क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है बांस और बेंत की टोकरियों के उत्पादन से जो है अपनी आजीविका को यहाँ पे जो है बनाते हैं या तो उस पर निर्भर रहते हैं। तो ये बांस की टोकरियां वगैरह आपने कई बार मार्केट में देखी होंगी, तो वो उन कुल जनजाति के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? यहाँ पे जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे बलरामपुर, गोंडा, बस्ती इत्यादि जिलों में, सिद्धार्थनगर इत्यादि जिलों में जो है पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के कुछ और यहाँ पे बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं और हमें आता है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। एक नज़र में इसको भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की हम अगर प्रथम राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सरोजनी नायडू है। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? यहाँ पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। यहाँ पे पहली मुख्यमंत्री कौन थी जो महिला थी? सुचेता कृपलानी। इसको आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलता होगा इनका योगदान।
तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ठीक है, और दूसरी दूसरी कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं। स्वतंत्रता से पहले भी दे रखा है और स्वतंत्रता के बाद भी दे रखा है, यानी कि अगर हम वॉल्टर मॉर्गन ये स्वतंत्रता से पहले हैं, विश्वभूषण मलिक ये क्या स्वतंत्रता के बाद, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन है। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त हैं जो है जस्टिन विशंबर दयाल, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पे मोहम्मद असगर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो यहाँ पे चंद्रभाल, यानी कि ये क्या है, ये आज़ादी के बाद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसका जो स्थापना हुई थी 1887 में हुई थी। पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, ये क्या है, बक्सी तालाब लखनऊ, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे पहला अगर हम बात करते हैं पहला उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश का भी और एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पे है, बायोटेक पार्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य आपातकाल, उत्तर प्रदेश में यानी कि पहली बार राज्य के अंतर्गत जो आपातकाल कब लगा था, तो ये क्या है, फरवरी 1968 से 1959 तक जो है लगा था। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, अखिलेश यादव, ये तो आपको पता है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं, यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो यहाँ पे जो मायावती जो है 4 बार रही हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इतनी सारी जानकारियां हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आपको भी याद रखनी है। जैसे देखिए इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो प्रथम है, इनमें क्या क्या है, जैसे कि संयुक्त प्रांत, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उससे पहले क्या था, यानी कि 1935 में, आई थिंक 1935 में ही इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पे प्रथम संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पे हरपोर्ट बटलर ये थे। आगरा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यहाँ पे सर सीटी मेटकाफ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, जेम्स जॉन। ये आपको याद रखें, इतना बड़ा नाम है, अगर जेम्स जॉन भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अवध के प्रथम नवाब कौन से थे, सआदत अली खान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, और 1888 में, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा, बनारस अखबार, ये याद रखना। बुद्ध का उपदेश जो है दिया गया था, प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी, ये तो सभी को आपको पता होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसे मैंने पहले ही बताया। उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में जो है सिविल इंजीनियरिंग, और बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, जिसे थॉमसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है, आगरा में, जिसे 1854 में खोला गया था। पहला कृषि महाविद्यालय कहाँ खुला था, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। भारत में पूर्व पहली उर्दू अकादमी कहाँ खुली थी, तो लखनऊ में खुली थी। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये क्या है, चित्रकूट में है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये जो बनारस में हुई थी 1791 में। इसमें से आपको एक सारा फैक्चुअल है, 2 से 3 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, जमुना एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे NH 34, ये जो है नेशनल हाईवे है, जो कि पहला है, जो कि कहाँ से है, मेरठ के पास से हरियाणा राज्य
जिनमें जो है लोहारू के पास से जो है ये गुजरता है। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो कानपुर रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन कौन सी? प्रयागराज से कानपुर, ये चली थी 1859। ठीक है। यूपी का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है? बक्सी तालाब, लखनऊ। एशिया का पहला डीएनए बैंक बायोटेक पार्क, लखनऊ। भारत का पहला वाईफाई स्मारक कौन सा है? ताजमहल। 2015 में इसे इस दर्जे से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म थिएटर कौन सा है? नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऊपरी गंगा नदी, 2005 में इसे दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। ठीक। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, ये भी है। यानी कि देखिए 2005 में इसे दुधवा, उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, लेकिन और पहला टाइगर रिजर्व भी दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो ये जो सारी जानकारी है पूरा फैक्चुअल है, इसमें आपको एक से दो बार पढ़ेंगे तो ये पूरा जो है आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है यूपी का जो क्या है पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो किया गया था, आगरे को, किलो को, आगरे का जो किला है और यहाँ पे जो ताजमहल है, इन दोनों को किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो पहला भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ये जो है पहले मुख्यमंत्री भी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न से जो सम्मानित हुई थी तो वो कौन सी है? इंदिरा गांधी, 1971 में। पहला उत्तर प्रदेश से पहला पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था? अखिल चंद्र मिश्रा को, 1954 में। उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मोना चंद्रावती गुप्ता को, 1965 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे से सम्मानित किया गया है? अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त, इतने सारे सबको जो है सम्मानित किया गया था 1954 में। ठीक है। और आप सबके लिए एक मेरा क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब से शुरू की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कितनी बार जो है 3 से अधिक बार जो है दिया गया है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि ये भारत रत्न भी इस समय दिया गया था, 5 लोगों को दिया गया है। एक बार तो मैंने बता दिया, दूसरा आपको बताना है कि कितनी बार 3 से अधिक लोगों को दिया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये भी बताना है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पद्म विभूषण से जो जिसे सम्मानित किया गया था, रामेश्वरी नेहरू, 1955 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला था? विजय लक्ष्मी पंडित को, 1962 में। ठीक है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली वकील कौन सी थी जो महिला थी? यानी कि कॉर्नेलिया सोराबाई, सोराबजी। भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था कहाँ? मुरादाबाद और गोरखपुर में, 2 अक्टूबर 1975 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेयर इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ विश्व धरोहर स्थल को भी यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये उसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। विश्व भर में मानवता के लिए उत्कृष्ट मानी जाने वाली संस्कृति और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा, संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ये क्या है? ये इसका उद्देश्य है। 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन मानक एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, स्थलों को, यानी कि जो यूनेस्को के जो स्थल है, स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा तभी मिलता है जब इसका उद्भव सार्वभौमिक मूल्य हो, 10 चयन आधारित मानदंडों में से कम एक हो। यानी कि कुछ मापदंड हैं, 10 मापदंड है, उनमें से कम एक का यहाँ पे जो है
पूर्ति होनी चाहिए, तब उसे विश्व धरोहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में क्या है, भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 34 क्या सांस्कृतिक हैं, 7 क्या है प्राकृतिक हैं, और एक मिश्रित स्थल है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे हम बात करते हैं कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में, एक मिश्रित स्थल है, ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है। 1983 में भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, अर्थात जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा के किला और ताजमहल। तो इन्हें कब, 1983 में। सितंबर 2023 में इस सूची में कलकत्ता में जो शांति निकेतन है, और कर्नाटक में जो होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं आगरे के किला को भी यहाँ पे जो है सम्मिलित किया गया था, कब, 1983 में इसे शामिल किया गया था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। आगरा का किला क्या है, जिसे यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आगरा का किला, जिसे लाल किला, फोर्ट रूज या किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा का किला तो देखिए सबको पता है, लेकिन ये जो लाल किला है ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। फोर्ट रूज या किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 3 नाम है इनको आपको स्पेशली याद रखने हैं। ठीक है, फिर आगरा में घूमने के लिए लोकप्रिय जगहों में से एक है। इसका निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने 1955 में बादलगढ़ के अवशेषों पर करवाया था। तो ये आगरा के किले के बारे में जानकारी रही। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा अगला विश्व धरोहर स्थल है उसके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल की अगर बात करें तो इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसे क्या है, ये क्या है, ताजमहल क्या है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रतीक है। इससे जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। और ये क्या है, इसमें जो है इसका निर्माण कार्य 1632 में पूरा हुआ और 1648 में जो है कम्प्लीटली जो है पूरा हो चुका था। ठीक है, इनका जो मुख्य वास्तुकार क्या था, उनका नाम क्या था, उत्सा उत, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये आपको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करें, फतेहपुर सीकरी के 1986 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। फतेहपुर सीकरी उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, जिसे विजय का शहर कहा जाता है, जो मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। कब बनाया था, 1571 से 1573 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक, फिर अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के जैसे प्राचीन जो बौद्ध स्थल है उन उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे सारनाथ का है, वाराणसी में जो है, यह गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। ये प्राचीन बौद्ध स्थल 1988 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर जैसे देखिए यहाँ पे जो है वाराणसी के एक प्रतिष्ठित नदी तट है, यानी कि जो घाट है उसकी बात करते हैं। पवित्र शहर वाराणसी दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। गंगा नदी के 6.5 किलोमीटर लंबे तटवर्ती घाटों को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, 88 घाट हैं, जिसमें 80 घाट, दशामेघ घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट आदि जो है, ये जो है टोटल कितने हैं, 88 घाट यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रोकेट्स साड़ी की बात करें तो बनारस की बुनाई विरासत वर्तमान में काफ़ी हद तक बरकरार है। बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी अपने मूल घरों में सक्रिय करघों में जो है इसको जो है डिजाइन करते हैं और जो है अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे डिजाइन और रूपांतरण वास्तुकला के लिए जो है ये जानी जाती है।
बुनकरों में बनारस शहर की लगभग 25% आबादी शामिल है, जो 300 में से 1000 वर्षों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। ठीक है, अभी महत्वपूर्ण स्थान की बात करते हैं, जैसे सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान यहाँ पे संस्थान कहाँ है, ये बनारसी में है। हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, चौका घाट, वाराणसी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो दलहन अनुसंधान अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, पशु चिकित्सा अनुसंधान यहाँ इज्जत नगर बरेली, और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, भदोही। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है, झांसी। फिर भारतीय गंगा अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, लखनऊ। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारे लखनऊ के ही हैं, तो इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। हम बढ़ते हैं तब तक आगे। भारतीय अनाज भंडारण और अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे, ये हापुड़ में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो प्राचीन हिस्ट्री है ये यहाँ पे शुरुआत होती है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं अपने पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।